मैं प्रोफेसर कृष्ण मोहन सर को गालिब के इस शेर से यहाँ बुला रहा हूँ। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और शुक्रिया जनाब मुशर्रफ साहब, उर्दू विभाग के अध्यक्ष जनाब आफाकी साहब, हमारे कला संकाय के डीन प्रोफेसर श्रीनिवास पांडे सर, हमारे सामने मौजूद हिंदी, उर्दू और दूसरे विभागों के विद्वजन, ख़ासतौर पर आदरणीय प्रोफेसर बलराज पांडे और उपस्थित मित्रों, अभी आफाकी साहब ने कुछ बहुत ही अच्छी जानकारी से भरी हुई और दिलचस्प बातें आपसे की। उनको सुनते हुए कुछ ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैं जो कुछ मुझे गालिब पर कहना है, जो पहले से सोचा हुआ है, वो तो देखा जाएगा कि कह पाता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं अपनी बात उन्हीं की कुछ बातों से शुरू करूँगा। जैसे बनारस के बारे में जो ऊंचे ख्यालात गालिब के आपने सुने, तो इसमें मैं इतना जोड़ना चाहता हूँ कि इसको महज एक तकल्लुफ़ मत समझिएगा, महज एक औपचारिकता मत समझिएगा। गालिब उन लोगों में से नहीं थे जो यूं ही किसी शहर के बारे में, किसी इंसान के बारे में कोई लंबी चौड़ी बात कर देते हों। ये सब हम लोगों के ज़माने में हो गया है, आम हो गया है। अब जैसे मेरी तो सारी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद में हुई, मैं अपने को इलाहाबाद का ही मानता हूँ, लेकिन अपनी मशहूर कलकत्ते की यात्रा के दौरान गालिब एक दिन के लिए इलाहाबाद रुके थे। अभी भी चौक में वो जगह बताई जाती है कि जहाँ एक दिन उन्होंने क़याम किया था। अब आप सोचिए कि एक ही दिन रहे, अगले दिन चले गए। उस एक दिन रुकने में जो भी उनके अनुभव हुए हों, उन्होंने एक ख़त में लिखा कि अगर जन्नत का रास्ता इलाहाबाद से होकर जाता है तो मैं दोज़ख में रहना पसंद करूँ। तो अगर बनारस के बारे में ये बातें कही हैं तो ज़रूर गौरतलब है। अब दूसरी बात एक लगे, मतलब इनका कोई ऐसा मतलब नहीं है, बस एक संदर्भवश बात शुरू करने के लिए कोई बात की जाती है। जैसे आपने कहा, फरमाया कि हिंदुस्तान का काबा है काशी, तो मुझे एक शेर याद आया गालिब का कि वफ़ादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है। वफ़ादारी अगर स्थायित्व के साथ हो, ठहराव के साथ हो, वफ़ादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है। मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बेरहमन को। अब ये मैं समझता हूँ कि गालिब जो सबसे बड़ा सम्मान दे सकते थे एक दूसरे धर्म के मानने वाले को, कि भाई वो अगर इतना उसका अकीदा जो है तो उसको सर्वोच्च सम्मान देना चाहिए।
तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शेर हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि एक इंटरेक्शन, गहरे स्तर पर इंटरेक्शन दिखाई पड़ता है। बहुत विस्तार में और बहुत ब्यौरों में उतना भले ही ना हो, लेकिन अगर आप उस यात्रा पे निकलेंगे तो आपको बहुत ही कीमती और मज़ेदार चीज़ें जो है मिलती हैं। बहरहाल गालिब को पढ़ते हुए कोई एक 20 साल तो मुझे भी गुजर गए। मतलब पहला जो मेरा आर्टिकल था वो लगभग 20 साल पहले प्रकाशित हो गया था, और उसकी थोड़ी बहुत उर्दू में भी नोटिस ली गई थी। मैं उसमें विस्तार में कतई नहीं जाऊंगा। तो इतने अरसे में मैंने भी ये पाया, पिछले 20 साल में अपना जो हिंदी में लिखने पढ़ने का, पढ़ने पढ़ाने का जो अनुभव रहा, जो तजुर्बा रहा, तो इसमें मैंने ये एक बात देखी है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लगातार गालिब को कोट करने का जो ट्रेंड है, अधिक से अधिक उनके शेर, उनके मिसरे कोट करने का, उद्धृत करने का, मैंने देखा है कि वो हिंदी में बढ़ता चला गया है। उर्दू में भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। लेकिन हिंदी में ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गालिब जो है वो सबसे ज़्यादा कोट किए जाने वाले शायरों में से एक हैं, कवियों में से एक हैं। और ये सिलसिला बढ़ता हुआ दिखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से ऐसे थे, बल्कि पिछले 10-20 साल में वो चीज़ जो है बढ़ती हुई दिखी है। श्रीनिवास पांडे सर यहाँ मंच पे मौजूद हैं, अगर इजाज़त दें तो मैं ये कहने की भी हिमाकत करना चाहता हूँ। हमारे हिंदी के बहुत सारे दोस्त हैं हमारे साथ जो है, लिखते पढ़ते भी हैं, वो लोग भी अपनी राय दे सकते हैं इस पर। मेरा ख्याल ये है कि हिंदी में गालिब जो हैं वो तुलसीदास के बाद सबसे ज़्यादा कोट किए जाने वाले कवि हैं आज की तारीख में। जो तमाम आप आर्टिकल्स को देखते हैं, लेक्चर्स को सुनते हैं, तमाम कमेंट्स देखते हैं, उसमें ये एक अनुपात, एक प्रोपोर्शन जो है मुझे दिखाई पड़ता है। अब इससे लाजमी तौर पर एक सवाल दिमाग में खड़ा होता है कि भाई ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है गालिब की शायरी में कि जो इतना ज़्यादा वो हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदी बेल्ट के, हिंदी उर्दू बेल्ट के नौजवानों को और पढ़े लिखे लोगों को ख़ास तौर से आकर्षित करते हैं। और हमारे समय में ऐसा क्या ख़ास है जो कि ये चीज़, ये सिलसिला जो है बढ़ता जा रहा है। तो इन दिनों मैं इसी जद्दोजहद में हूँ, इसी उधेड़ बुन में हूँ जो थोड़ा बहुत मैं यानी इस दीवाने गालिब के साथ जो कुछ मशक हो पाती है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी नतीजे पर, फाइनल किसी नतीजे पर पहुँच गया, लेकिन जो कुछ भी अब तक मैंने उसमें समझा है, और जाहिर है कि वो उसमें ज़्यादातर हिस्सा बहुत हमारे पुराने बड़े लोगों का, विद्वानों का, हिंदी उर्दू दोनों के जो है बड़े आलिमों का बताया हुआ है, कहा हुआ है। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर कुछ अपने यानी चुनाव की तमीज़ का इस्तेमाल करते हुए जो कुछ मैं कर पाया, जो समझ पाया, वो आपके सामने रखूँगा। एक बात तो देखिए ये है समझने की, ख़ास तौर से मैं जो यहाँ विद्वान बैठे हैं उनके लिए तो ये मनोरंजन की ही बात होगी, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनको ख्याल में रखते हुए मैं कुछ बातें कहूँगा। तो
आप लोग इसको मेरी गुस्ताखी न समझें। एक बात तो ये है कि जो गालिब की कविता, जिसको अभी मुशर्रफ साहब कह रहे थे कि बहुत ही सवाल उठाने वाली कविता है, सवालिया निशान वहाँ पे हैं, बहुत सारे बुनियादी मसले जो है उठते हैं, क्वेश्चन उठते हैं, सवाल उठते हैं। तो ये सवाल उठाना जो है, ये एक, आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न माइंड की एक ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, उसके बगैर वो चीज़ जो है आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो ये है गालिब के यहाँ, और इसी से अपनी बात मैं भी शुरू करना चाहता हूँ। ये सवाल देखिए, सिर्फ ये नहीं कि कुछ ऐसे मिसरे हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनके आखिर में आप चाहें तो क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि अपने पूरे नज़रिए में, अपने पूरे रवैये में हम देखते हैं कि गालिब जो है, जो चली आ रही परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, जो रवायत है, उसको अनेक तरीके से, उसको यानी सिर्फ क्वेश्चन नहीं करते, बल्कि उसका एक अल्टरनेटिव भी रखते हैं, उसके तमाम अंदरूनी प्रॉब्लम्स को भी जो है उजागर करते हैं, और उस पर एक अपनी बात करते हुए चलते हैं। और जो बात देखिए गालिब को बड़ा बनाती है शायर के रूप में, वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने एक ज्ञान पा लिया, एक नॉलेज पा ली कि साहब ये परंपरा जो है ये तो क्वेश्चनेबल है, इसको सवाल उठाना चाहिए और इसको मानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतने से कोई बड़ा शायर नहीं हो जाता, उसके बहुत सारे पहलू हैं। लेकिन एक बात जो मैंने देखी, जो महसूस की, कि गालिब जिसको क्वेश्चन नहीं करते हैं, यहाँ तक कि खारिज करते हैं, उसकी भी जो पावर है, या कहना चाहिए कि उसका जो पक्ष है, उसकी जो ताकत है, उसको भी अपने शेरों में पूरी जगह देते हैं। ज़्यादातर मौक़ों पे ऐसा होता है कि वो व्यक्त रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, अपेरेंटली वो उस चीज़ की तरफदारी में कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, या उसी की तरफ से बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वो अरेंजमेंट जो है, वो शब्दों का जो चयन है, शेर में जिस तरह से उसको पेश किया गया है, वो जो लहजा है, उससे वो चीज़ कंट्राडिक्ट हो जाती है, उससे खारिज हो जाती है। ऐसा गालिब की शैली में ये बहुत बार जो है दिखाई पड़ता है। तो एक बात तो ये है कि गालिब परंपरा को क्वेश्चन करते हैं, उसको खारिज भी यहाँ तक कि करते हैं, लेकिन उससे गुजर करके, उसको ट्रांसेंड करते हुए, उसका अतिक्रमण करते हुए, ये नहीं कि एक स्टेटमेंट की तरह से उसको खारिज कर दिया। अब उनके कुछ शेर हम देखेंगे। परंपरा से हमारी मुराद क्या है, ये समझ लेना चाहिए कि उर्दू शायरी की जो परंपरा है, मूलतः एक शायर है, वो शायरी की परंपरा में काम करता है। वो जो है मतलब दुनिया भर की चीज़ों में जो है सीधे जा कर के नहीं पड़ जाएगा, बल्कि उसका जो मीडियम है वो शायरी, वो भाषा में काम करता है, पोइट्री में, अपना शायरी में काम करता है। तो परंपरा को पर सवाल उठाने का मतलब वहाँ शायरी में जो परंपरा चली आ रही, और शायरी में, उर्दू शायरी में ख़ास तौर से हम जानते हैं कि वहाँ पे जो वफादारी थी, मतलब इश्क के मुहावरे में सारी बातें लगभग की जाती हैं, गालिब के समय में तो ख़ास तौर से, और जो माशूक के प्रति जो वफ़ा थी, या जो उसके प्रति समर्पण था, जो कमिटमेंट था, वो बिल्कुल आखिरी हदों तक था, बिल्कुल अल्टीमेट था। वहाँ पे थोड़ा बहुत तो यानी मीर के यहाँ भी मिलता है, मीर के यहाँ भी हल्का सा जो है एक छेड़छाड़ और एक हल्की कभी कभी नाराज़गी, जैसे वो कहते हैं कि आए हैं मीर मुंह को बनाए खफा से आज, शायद बिगड़ गई है कुछ उस बेवफा से आज। या कहते हैं कि
बाहम ख्याल थे जब रिश्ते अच्छे थे, बाहम सुलूक थे, ख्याल में बाहम सुलूक थे तो उठाते थे नरम गर्म। मुहावरा आप लोग समझ लेंगे, नरम गर्म। बाहम सुलूक थे तो उठाते थे नरम गर्म, काहे को मीर कोई दबे जब बिगड़ गए। तो ये चीज दिखाई तो पड़ती है मीर के यहाँ, लेकिन गालिब इसको बिल्कुल एक सुसंगत निष्कर्ष तक कहना चाहिए कि मतलब ले जाते हैं, कॉन्सिस्टेंटली उसको जो है डेवलप करके क्लाइमेक्स तक ले जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि गालिब के यहाँ वो जो इश्क में वफा का जो जो विचार है, जो सिद्धांत या जो आइडियल है, वो पूरी तरह से लगभग खारिज हो गया है। ये गालिब की शायरी की और उनकी कला की विशेषता है कि हम अभी उसको इतना साफ साफ नहीं देख पा रहे। जैसा कि मैंने कहा कि जिस चीज़ को वो खारिज करते हैं उसका भी बेस्ट उनके यहाँ मौजूद होता है, और उसके बगैर आप किसी को खारिज कर भी नहीं सकते, विचारों के क्षेत्र में खास तौर से। तो एक बात तो ये है कि वफा का जो तसव्वुर है वो गालिब के यहाँ मतलब अब कहना चाहिए कि क्वेश्चन हुआ है, सवाल उठा है, लेकिन दरअसल वो खारिज हो गया है। और दूसरी बात ये है, मतलब एक दो बातें और कह लूँ ताकि उसके बाद फिर कुछ शेर वगैरह सुना करके मैं जो है आपसे विदा लूँगा। तो दूसरी बात ये है, इस बात को भी देखना है कि शायरी में, उर्दू शायरी में ख़ास तौर से अभी मैं उसी पर केंद्रित हूँ और मैं कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं करने की स्थिति में हूँ। उर्दू शायरी में ख़ास तौर से पुरानी जो शायरी है, उसके जो मुहावरे हैं, तो उसमें एक बात तो है कि कुछ लिमिटेड, कुछ निश्चित किरदार, कुछ निश्चित पात्र हैं जिनके इंटरेक्शन से वो पूरी शायरी बनती है। जैसे कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें आपको मैं नाम गिरा दूँ। जैसे एक तो आशिक है पहले, फिर उसके बाद माशूक है। आशिक और माशूक हैं तो रकीब जो है वहाँ मौजूद ही है। आशिक, माशूक, रकीब हो गया तो एक वहाँ पे कासिद की ज़रूरत पड़ती है जो कि संदेश ले जाता है, तो कासिद हो गया। अब उसके बाद एक आशिक का एक दोस्त भी, नदीम, कभी कभी जो है दिखाई पड़ता है, एक वो है। और एक और अहम किरदार मैंने गालिब के यहाँ देखा कि वो जो माशूक का दरबान है वो भी एक किरदार वहाँ पे जो है दिखाई पड़ा, उसका भी एक रोल कई बार जो है हो जाता है। तो और भी होंगे, लेकिन मैं मतलब ये एक जो ख़ास जो उसमें पात्र हैं, वो ड्रामा जो घटित होता है वो इन्हीं पात्रों के बीच ज़्यादातर जो है वो खेला जाता है, लेकिन वो कोई रियल लाइफ स्टोरी नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग जो है बड़े इस मामले में, मतलब हिंदी कविता के मामले में भी और उर्दू में भी थोड़ा बहुत जो मैं देख पाया, तो ये सब बहुत ज़्यादा रहता है हम लोगों के बीच में कि भाई उन्होंने किस वाक़ये पे क्या जो है कहा था, किसके ऊपर कौन सी कविता लिखी या किसके बारे में लिखी, कौन सी कविता उनकी ज़िंदगी की किस घटना की नुमाइंदगी करती है। ये सब बातें हम लोगों की चिंता में, हम लोगों के यानी विचार में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब ये सब तो बहुत पुराना मामला है, यथार्थ के अनुकरण का, इमिटेशन का, पॉलिटिक्स में आप लोग सब देखते ही होंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक रचना को, एक क्रिएटिव चीज़ को, एक पोइट्री या शायरी को जो है कभी भी किसी ख़ास इंसान के जीवन या विचारों तक महदूद नहीं करना चाहिए। अब जैसे गालिब हैं या हिंदी में निराला हैं, मुक्तिबोध हैं, तमाम शमशेर हैं,
उनके जीवन के कुछ वाक़यों की एक झलक जो है मिल जाती है कहीं कहीं कविता में। लेकिन अगर हम उस शायरी को अगर उसी झलक के सहारे समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उसके महत्व को कम कर देंगे, बल्कि ख़त्म कर देंगे। क्योंकि इस बात को समझने का कोई हमारे पास चारा नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि हम किन प्रक्रियाओं से, किन तरीक़ों से जो है शायर के अंदर कोई चीज़ पकती है, कौन सी बात कहाँ से कहाँ जाती है और फिर वो पोइट्री के रूप में निकलती है। तो इसलिए मैंने जो कहा कि ये जो पात्र हैं, ये जो ड्रामा है, ये कोई रियल लाइफ ड्रामा नहीं है, ये कोई सचमुच में होने वाली बात नहीं, बल्कि एक आइडिया के लेवल पे होता है, एक इस्तिआरा, एक रूपक की तरह से होता है। और इसको बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको एक सिर्फ उदाहरण दे करके रूपक वाली बात और इसको ख़त्म करूँगा। जैसे गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, आप सब ने सुना होगा कि बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूना हो इल्तफात। दूना जोर, भाई बहरा है तो भाई दोबारा जोर जोर से बोलिए, थोड़ा सुना के बोलिए। बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूना हो इल्तफात, सुनता नहीं हूँ बात मुकर्रर कहे बगैर। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अब आप कहिए कि साहब बुढ़ापे में गालिब के कान में कुछ तकलीफ हो गई होगी तो उन्होंने ये शेर कह डाला, तो अब क्या हश्र होगा शेर का, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो बहरा होना, मतलब उस आइडिया को समझिए, जो रूपक की जो बात, इस्तिआरा की जो बात है कि बहरा होना जो है एक सिचुएशन है। वो सिचुएशन ये है कि किसी भी वजह से अगर कोई व्यक्ति जो है किसी की बात नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, नहीं मान रहा है, तो दोनों ही एक मतलब इस बात को कह सकते हैं, जैसे यहाँ तो वो जो नहीं सुन रहा है वो खुद ही कह रहा है कि मैं बहरा हूँ, लेकिन जिसकी बात नहीं सुनी जाती है वो भी कहता है कि बहरे हो क्या मैं। तो बहरा होना जो है, अब इसमें मान लीजिए कि जो नहीं सुन रहा है वो एक्सेप्ट करते हुए भी कह सकता है, जैसा कि शेर में दिखाई पड़ रहा है, और इसमें कुछ हिडन मीनिंग भी है। जैसे कि मान लीजिए वो चिढ़ा रहा हो, कह रहा है कि भाई और ज़ोर से बोलो, अभी तो मैं कुछ सुन ही नहीं पा रहा हूँ। और गालिब के यहाँ तमाम शेरों में इस तरह से जो है, जो माशूक है वो कहता है कि भाई, एक शेर में कहते हैं कि रही न मुझे ताकते सुखन, वो बोलने की जब ताकत नहीं रही तो कहते हैं, वो कह रहा है कि बार बार कहो बिना कहे कैसे सुन सकता हूँ, ऐसी बात कहते हैं। तो बहरहाल ये बहरा होना जो है ये एक सिचुएशन, एक रूपक। अब ये हमारी ज़िंदगी के तमाम मौक़ों पर, तमाम मसलों में जो है ये सिचुएशन लागू हो सकती है। असली बहरे को तो कभी भूल करके भी कहिएगा मत, ये सब कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर जो है वो मतलब अच्छा भी नहीं है। लेकिन तमाम दूसरे मौक़ों पे जो है ये शेर आयत हो जाता है। इस तरह से एक रिलेवेंट शेर, एक रिलेवेंट मिसरा बनता है जो कि तमाम मौक़ों पे जो है हमारे काम आता है। तो इस तरह से ये जो आशिक है, माशूक है, रकीब है और दूसरे जो पात्र हैं और उनसे जुड़े जो तमाम वाक़े हैं, तमाम बातें हैं, वो एक इस्तिआरा के बतौर, एक रूपक के बतौर हमारे यानी इस्तेमाल में आते हैं, हमारे काम में आते हैं, हमारी समझ को जो है डेवलप करते हैं। गालिब के यहाँ भी ये चीज़ काफ़ी यानी व्यक्त है, काफ़ी, इसके बगैर आप उस शायरी को जो है नहीं समझ पाते हैं। और एक बात और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, आपका वक्त कीमती है। लेकिन एक बात और है कि शायरी का एक जो शायरी का एक काम जो रहा है शुरू से, ये हिंदुस्तानी काव्य परंपरा में ये चीज़ रही है कि वो ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान देने के लिए शायरी होती है, बल्कि कई बार तो
गालिब तो बार बार कहते हैं कि भाई आगही दामे शुनिदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अंका है अपने आलम तकरीर का। कहा कि हम ज्ञान से तो पकड़ ही नहीं पाओगे हमको, क्योंकि वहाँ ज्ञान का मतलब है जो चल रहा ज्ञान है, जो आज की तारीख में जो हमें जिस नॉलेज से हमारा काम चलता है, जितनी जानकारी हमें आज मिल पाती है। गालिब का कहना है कि भाई ये शायरी तो पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि ये भविष्य की चीज़ है, ये आज की चीज़ ही नहीं है। कहते हैं कि हूँ गर्मी नशाते तसव्वुर से नगमा संज। कहा कि तसव्वुर से, ख्याल से, कल्पना की गर्मी से, उसके जो है हरारत से मैं गीत गाता हूँ। मैं जो है रियलिटी को नहीं चित्रित कर रहा हूँ गर्मी नशाते तसव्वुर से नगमा संज। मैं अंदलीबे गुलशने नायाफरीदा हूँ। मैं एक ऐसे गुलशन का बुलबुल हूँ जो कि अभी अस्तित्व में ही नहीं आया, जो कहीं फ्यूचर में है। तो इस तरह से कई बार तो मैं ये कह रहा था कि ज्ञान तो नहीं, लेकिन एक आनंद, जिसे संस्कृत काव्य परंपरा में काव्यानंद कहा गया है, कविता का आनंद, शायरी का जो मज़ा है, और उसको ब्रह्म के आनंद के समतुल्य कहा गया। तो ये भारतीय परंपरा है जो कि हम लोग आज चाहे जितने संस्कृत और फारसी को अलग अलग समझते हों, लेकिन उस ज़माने में ये चीज़ें घुली मिली हुई थी। फारसी वाले भी संस्कृत के बारे में जानते थे, संस्कृत वाले फारसी के बारे में जानते थे। इसका बहुत सारा जो है उपलब्ध है, इस पर कोई ये नहीं है। तो ये जो एक खेल भी था शायरी, लफ्ज़ों का और उसका अरेंजमेंट का, शायर जो है वो एक यानी चुनौती भी पेश करता था अपने श्रोताओं को। उस समय पढ़ने का उतना नहीं था, लेकिन सुनने का था। श्रोताओं और पाठकों को, अपने प्रेमियों को एक जो है चुनौती भी होती थी कि भाई इसको सही ढंग से इस चीज़ को समझ लो। तो एक उसमें एक खेल का, एक आनंद का भी पहलू है। अगर मौका रहेगा तो एक दो शेर मैं आपको इस तरह के भी सुनाऊंगा। अब मैं विषय पे आ जाता हूँ। अभी तक तो मैं इधर उधर की बातें करता रहा कि ये जो वफा का जो तस्वुर गालिब के यहाँ दिलचस्प ये है, अगर आप देखेंगे वफा और ख्याल, वफा जो है वो ट्रेडिशन की तरफ, पास्ट की तरफ, अतीत की तरफ, माजी की तरफ जो है इशारा करती है, और ख्याल जो है वो भविष्य की तरफ आपको ले चलता है। ये वफा और ख्याल का जो कंट्राडिक्शन है, जो टकराव है वहाँ पे, ये बहुत दिलचस्प है। और मुझे लगता है कि गालिब के शायरी के बहुत सारे जो है पहलू उससे खुलते हैं। एक दो शेर देख लीजिए। कहते हैं कि तालीफ नुस्ख़ाए वफ़ा कर रहा था मैं, वफ़ा के नुस्खे को तरतीब दे रहा था। नुस्खा मतलब आप समझिए किताब जैसे कोई एडिट की जाती है। तालीफ नुस्ख़ाए वफ़ा कर रहा था मैं, मजमुआ ख़याल अभी फ़र्द फ़र्द था। कहा मैं उसी में फंसा हुआ था, अभी वफ़ा की ही किताब बंदी में लगा हुआ था, और जो ख़याल का मजमुआ था, जो उसका जो इतना बड़ा संग्रह था, वो बिखरा हुआ था, उसकी तरफ मेरा ख्याल ही ध्यान ही नहीं था। वफ़ा को कई जगह जो है, जैसे कहते हैं कि दहर में नक्श वफ़ा वजह तसल्ली न हुआ। दुनिया में वफ़ा का जो नक्शा है, उसका जो रूप आकार है, दहर में नक्श वफ़ा वजह तसल्ली न हुआ, तसल्ली की वजह नहीं हुआ। वफ़ा जो है मेरी तसल्ली की वजह है ही नहीं। है ये वो लफ्ज़ कि शर्मिंदा मानी न हुआ। यहाँ तक कह दिया कि एकदम बेमतलब का लफ्ज़ है, इसका जो है कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब वो स्टाइल है कहने की शर्मिंदा मानी न हुआ, लेकिन उसका मतलब यही है कि कोई मतलब नहीं है इसमें। ये एकदम जो है पुराना पड़ चुका माल है। अब देखिए वफ़ा, अब उर्दू शायरी में तो हालत ये थी कि माशूक के यानी
उसकी चौखट पे जो है सर पटकते पटकते जान दे देना ही आशिक की बहुत बड़ी जो है खिदमत मानी जाती थी, बहुत बड़ा उसका जो है ये माना जाता था कि उसका जीवन सफल हो गया। ध्यान रखिएगा कि ये मैंने जो कहा कि ये कोई रियल लाइफ ड्रामा नहीं था, बल्कि एक रूपक में ये सब बातें चलती थी, तो थोड़ा सा उसको समय लगेगा समझने में, लेकिन ये है कि एक परंपरा थी, कविता में चीज़ों को इसी तरह से रखा गया। वैसे इतना अदब उसमें है। आप मीर का एक शेर देखिए, कहते हैं कि दूर बैठा गुबार मीर उससे, खुद नहीं, अपने तो बैठने की मतलब बैठना उचित ही नहीं है, खड़े भी रहना नज़दीक उचित नहीं है, दूर। लेकिन कहते हैं गुबार, गुबार मतलब यह है कि हो सकता है कि चलने से जो थोड़ी बहुत धूल उठ गई हो उसका गुबार हो, या दिल का भी गुबार हो सकता है, जो मन में जो, लेकिन वो कहीं भी उसके सामने नहीं, दूर उसको बैठना चाहिए, जो भी थोड़ा बहुत होना। दूर बैठा गुबार मीर उससे, इश्क बिन यह अदब नहीं आता। तो जहाँ माशूक को ये मर्तबा हासिल था जिस परंपरा में, उसमें गालिब ने भी हालांकि एक शेर में कहा है कि मिट जाएगा सर गर तेरा पत्थर न घिसेगा, हूँ दर पे तेरे नासिया फरसा कोई दिन और। कहा कि अगर तेरे चौखट का ये जो पत्थर है अगर ये नहीं घिस जाएगा तो मेरा सर ही जो है मिट जाएगा, कुछ न कुछ हो के रहेगा। हूँ दर पे तेरे नासिया फरसा कोई, लेकिन इसमें भी अगर आप कोई दूसरी मीनिंग निकालेंगे तो हो सकता है कि वो निकल आए कि मैं ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन आप देखिए कि और क्या कहते हैं। कहते हैं एक शेर में कि दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। अब इस शेर पर गौर कीजिए, जो मैंने कहा कि पुराने को भी पूरा सम्मान के साथ, मतलब विदा भी करना है तो सम्मान के साथ उनको जो है फाइनल विदाई दे दीजिए। कहते हैं कि दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं तुम्हारे दरवाजे पर या दर पे, तुम्हारे स्थान पे हमेशा जो है पड़ा हुआ नहीं हूँ। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। अब इसका जो पहला मीनिंग है क्या है कि भाई काश ऐसा होता कि मेरी ये किस्मत होती कि मैं तुम्हारे दर पे जो है पड़ा रह जाता, हमेशा जो है वहाँ से कहीं आने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। काश मैं पत्थर ही की तरह से हो जाता, वहाँ पे रह जाता, लेकिन इस ज़िंदगी पे खाक डालने का मन करता है कि ऐसा हो न सका। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ। लेकिन इसमें जो रिबेल आवाज़ जो है, जो विद्रोही आवाज़ है, वो अनसुनी नहीं कर सकते आप, शाब्दिक अर्थ चाहे जो निकले। तो सीधे ये कह रहा है कि मैं कोई पत्थर नहीं हूँ, मैं कोई तुम्हारे दरवाजे पे जो है घिसटने के लिए नहीं पैदा हुआ। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे, अगर ऐसी ज़िंदगी कोई होती है तो उस पर खाक डालता हूँ, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। एक और शेर इसी मिजाज का देख लीजिए कि वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा। अब सर फोड़ना जो है वो बहुत बड़ा कारनामा था जो होता आया था पुरखों के हाथों। तो गालिब ने कहा कि ये कौन सा बड़ा अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। कहा कि वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों, तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। कहा कि मतलब मना कर दिया, ये नहीं कि एक को छोड़ के दूसरे के यहाँ सिर फोड़ने चले जाएंगे, मना कर दिया, कहा कि ये सब जो है हमसे नहीं होगा। बहुत सारे शेर हैं, मशहूर शेर है ये, फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों है। तो मैं ज़्यादा नोट ज़्यादा कर ले आया हूँ, लेकिन उतना आप लोगों को मैं नहीं जो है सुनाऊंगा। तो ये वफा का जो मामला था ये काफ़ी चैलेंज किया हुआ मामला है गालिब के यहाँ, और मैं समझता हूँ कि
जो सबसे बड़ी जो ताकत है, जिसको कि गालिब खुद कहते हैं कि मैं जो गुस्ताख हूँ आईने गज़ल ख़ानी में, गज़ल के यानी लिखने में और बनाने में और उसकी दुनिया में जो मैं गुस्ताख गिना जाता हूँ, मैं जो गुस्ताख हूँ आईने गज़ल ख़ानी में, वह भी तेरा ही करम, वह भी तेरा ही करम ज़ौक़ फ़िज़ा होता है। कहते हैं कि भाई, तो उनको भी पता है कि वो गुस्ताख माने जा रहे हैं या कोई गुस्ताखी कर रहे हैं। एक शेर में कहते हैं कि ख्वाहिश को अहमकों ने परस्तिश दिया करार। कहा कि भाई ये तो ख्वाहिश थी, इंसानी ख्वाहिश थी प्रेम वगैरह की, इसको अहमकों ने परस्तिश दिया करा, पूजा बना दिया। क्या पूजता हूँ उस बुते बेदाद गुर को मैं? कहा कि ये कोई पूजने, मतलब पूजा और वो सब अलग चीज़ है भाई। एक इंसानी दुनिया की बातें हैं, दो इंसानों के बीच का जो है एक रिश्ता है, उसको उसी लेवल पे जो है रखना चाहिए। ऐसा न हो जाए कि एक, तो ये जो पूरी परंपरा थी, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पता नहीं, शायद बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन एक बात मैं इसमें और जोड़ दूं कि मैंने ये देखा है कि जो कत्ल वगैरह करने की बातें होती हैं, उसको लेके बड़ी उलझन होती। हमारे गुरु इलाहाबाद में दूनाथ जी, बहुत बड़े हिंदी के बहुत बड़े जो है राइटर, अभी पिछले दिनों उनका देहांत हो गया। उन्होंने महादेवी वर्मा पर 2-3 साल 4 साल या 5 साल पहले एक किताब उनकी आई है महादेवी नाम से, जिसमें उन्होंने, वो उर्दू के बड़े अच्छे मतलब जानकार भी थे, पुराने आदमी थे, और हम लोगों ने जो शुरुआती जो कुछ सीखा उसमें बहुत कुछ जो है गालिब से भी शुरुआती परिचय कराने में उनका बड़ा हाथ था। तो उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि भाई ये जो उर्दू शायरी में बहुत ज़्यादा कत्ल वगैरह करने की, खून खराबे की जो बातें आती हैं, दरअसल वो लेटर मुग़ल पीरियड में बहुत षड्यंत्रों का, बहुत सारे जो है पैलेस इंट्रिग्स जिसे कहते हैं, मतलब राजमहलों के षड्यंत्र, आपस में एक दूसरे को मारना काटना, ये सब बहुत चलता रहता था। तो उसी का सब शायरी में आ गया, वही सब चीज़ें आ गई हैं। वो दरअसल उस ज़माने की चीज़ थी, आज उसका कोई मतलब नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कत्ल करना भी एक हिंदुस्तानी काव्य परंपरा में एक जो है एक रूपक रहा, एक इस्तियारा रहा है। कत्ल होना, मर जाना, मैं उस पर मरता हूँ, ये जो है, ये मतलब ये नहीं कि मरता हूँ मतलब सही में मरना या जान देना, मिट जाना, कुर्बान होना, न्यौछावर होना, बलिदान होना, ये सब बड़े जाने पहचाने मुहावरे हैं, ये बड़े जाने पहचाने रूपक हैं जो कि प्रेम की ही एक स्थिति को जो है व्यक्त करते हैं। अब उसमें मान लीजिए कि आशिक जो है माशूक पे जब मरता है, या मरना उसके लिए जो है सबसे बड़ा, तो उससे एक दूसरी चीज़ बन जाती है कि माशूक अगर उसका कत्ल कर दे तो मर भी जाएगा और उसको जो है परम गति भी मिल जाएगी, जो उसको मतलब चाहिए वो मिल जाएगा। तो कत्ल होना आप देखेंगे उर्दू शायरी में बहुत बड़े यानी ख्वाहिश का विषय रहा। अब जैसे कि लड़कों का पत्थर मारना, ऐसे लैला मजनू फिल्म में भी आपने देखा होगा कि भाई वो जो मजनू जाता है तो उसको लोग पत्थर मारते हैं, तो लैला कहती है कोई जो है पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। तो अब ये आज का इंटरप्रिटेशन है हमारा। सही बात ये है कि मजनू के ज़माने में अगर लैला ये बात कह देती तो मजनू बहुत बुरा मान जाता और शायद इसी गम में मर जाता, क्योंकि उस परंपरा में तो पत्थर अगर कोई नहीं मार रहा है तो यही बड़ा शर्मिंदगी की बात है आशिक के लिए। एक माफ़ कीजिएगा, मैं फारसी नहीं जानता, लेकिन आप जैसे रहनुमाओं की सोहबत में कुछ शेर मैंने सुन लिए, एक आध जो है याद भी रह गए। तो जैसे एक शेर फारसी का कहीं मैंने जो है पढ़ लिया था, बड़ा अच्छा लगा, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है गलत ही पढ़ जाऊं तो उसको ठीक कर लीजिएगा।
एक शेर है कि दीवाना बराहे रवद वो तिफ्ल बराहे। दीवाना जो है वो अपनी राह जाता है, और तिफ्ल माने लड़के, छोटे छोटे बच्चे, वो अपनी राह जाते हैं। परंपरा ये है कि छोटे छोटे जो सड़क पर घूमने वाले लड़के हैं उनको पत्थर मारना चाहिए। तो जितनी ही दुर्दशा होगी आशिक की, उतना ही उसका मियार जो है बुलंद होगा। आशिकी के उसमें तो भाई महान रूपक है भाई, इसको सचमुच में मत समझिएगा। तो कहते हैं कि दीवाना बराहे रबद वो तिफ्ल बराहे, यारा मगर ये शहर शुमा संग नदारत। कहा दोस्तों, क्या ये शहर में पत्थर भी नदारत है? क्या ये जो है मतलब कैसे दिन आ गए हैं कि दीवाना अपना जा रहा है और लड़के अपना जा रहे हैं, और कोई जो है उसको पत्थर भी नहीं मार रहा। तो ये जो चीज़ थी, देखिए, अगर हम गालिब जिस मुहावरे में लिख रहे थे उस मुहावरे को नहीं समझेंगे, उस ज़माने में लोग जैसे सोचते थे उसको नहीं समझेंगे, हमारी अपनी कविता की शायरी की परंपरा में जो चीज़ें चल रही थी उसको नहीं समझेंगे, तो आज हम इसी तरह की बात करेंगे कि भाई बहुत खून खराबा होता था उस ज़माने में। तो आप देखिए, गालिब के यहाँ भी ऐसे बहुत सारे जो है शेर है, एक दो मैं सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा। ऐसे क्या कहते हैं कि कत्ल होना जो है बहुत ज़रूरी। तो आज माँ तेगो कफन बांधे हुए जाता हूँ मैं, उज़्र मेरे कत्ल करने में वो अब लाएंगे क्या। कहा कि भाई आज मैं बहाना भी दे रहा हूँ, तलवार और कफन दोनों जो है लेकर के जा रहा हूँ, क्या जो है अब भी वो उज्र लाएंगे मुझे कत्ल करने में। अब तो उनके पास एक बढ़िया जो है कहने के लिए भी है कि साहब ये जो है तलवार लेकर के आया था तो मैं इसका क्या करता। और आप देखिए एक शेर देखिए, नजर लगे न कहीं उसके दस्तो बाजू को, नजर लगे न कहीं उसके दस्तो बाजू को, उसके हाथ को जो है कहीं नजर न लग जाए, ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं। कहा कि एक जख्म हो गया तो बस इतना सबको जो है तकलीफ हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे नजर लग जाए फिर आगे वो जो है कुछ कर ही ना पाए। एक शेर और देख लीजिए, अब आपको इतना पसंद आता है। इसमें थोड़ा सा एक आयरनी है, विडंबना, एक जिसको मैं कह रहा था कि मज़े वाला भी पहलू है। ऐसा नहीं कि वो सब जो है बड़ा, ये तो हम लोगों ने उसको ज़्यादा सीरियस बना दिया, दरअसल वो उसमें बहुत आनंद भी है। कहते हैं कि हाथ ही तेग आजमा का काम से जाता रहा। अब काम से जाना एक मुहावरा भी है, और उसका अगर लिटरल अर्थ ले लीजिए तो भाई कहीं किसी काम से जैसे चला गया। और काम क्या है यहाँ पे, हाथ का काम है तलवार चलाना और मारना। का हाथ ही तेग आजमा का काम से जाता रहा, दिल पे एक लगने न पाया जख्मकारी हाय हाय। हाथ ही तेग आजमा का काम से जाता, काम ही से मतलब बेकार हो गया। हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की। देखिए मतलब हालत खस्ता होना, अब तक आप समझ गए होंगे कि आशिक का एक ये था कि भाई वो क्वालिफाई कर रहा है फिर तो अच्छा, उस खस्तगी की दाद पाने का मतलब यही है कि उसको फिर उस पर एक वार भरपूर हो जाए ताकि वो सफल हो जाए उसको। मतलब ये देखिए, प्रेम में मिलन का रूपक है दरअसल, जिसको कबीर ने भी कहा है कि भाई यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भूई धरे तब पैसे घर मांगे। तो कहा कि सिर कटा करके ही जाना पड़ता है। यही चीज़ वहाँ भी है, ये मिलन का, जिसमें कि दो मिल करके एक हो जाते हैं, एक खत्म हो जाता है। तो उसमें आशिक जो है वो रूपक में वो कत्ल होने, कत्ल करने, तीर चलाने, तलवार चलाने की बातें हो रही। अब इसका देखिए आप लुत्फ देखिए, हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की। हालत खस्ता लेके पहुंचे, उम्मीद थी कि उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, उसकी दाद मिलेगी। वो हमसे भी ज्यादा खस्ताए तेगो सितम निकले।
कहा कि उनकी तलवार जो थी वो हमसे भी ज़्यादा खस्ता थी, एकदम बेकार थी, कुछ काम ही नहीं हो पाया। तो एक और मैं सुना के इस मसले प्रकरण को ख़त्म करूँगा। इसमें भी थोड़ा दिलचस्पी है, इसलिए आप देखिए उसमें शायरी में आप देखेंगे तो माशूक जो है वो तीर चलाता है। तीर जो है वो नज़रों के भी तीर हैं और आड़े तिरछे भी चलते हैं। तीर जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर सकता है, जिगर के पार हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है, जिसमें खुद गालिब भी हैं, कहते हैं कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीमकश को, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार हो। नीमकश का मतलब है आधा खींचा हुआ, मतलब जानबूझ करके तीर को इतना ही छोड़ा जाए कि वो जा करके उसी में धंस जाए, निकल पार न चला जाए। जब धंसा रहेगा तो वो लगातार दर्द, मतलब उसमें टीस उठेगी, तकलीफ होगी, तो इस तरह से वो ज़्यादा बड़ा जो है इनाम होगा। तो अब एक शेर में लेकिन गालिब इस सिचुएशन में देखिए चुटकी लेते हैं, कहते हैं कि रहे दिल ही में तीर अच्छा, जिगर के पार हो बेहतर। दो तरह के लोगों के बयानात हैं। एक खेमा है जो कहता है कि दिल ही में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, एक कहता है कि नहीं पार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। रहे दिल ही में तीर अच्छा, जिगर के पार हो बेहतर, गरज शिस्ते बुते नावक फिगन की आजमाइश। शिस्ते बुते नावक फिगन मतलब तीर चलाने वाले के निशाने की और उसके कला कौशल की आजमाइश है। मतलब दो तरह के लक्ष्य उसके सामने हैं, कंफ्यूज्ड भी है कि क्या करें, जो है पार कर दें कि मतलब आधे ही भी रोक दें। तो ये मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा था कि जो उर्दू शायरी की जो परंपरा है उसमें गालिब ने परंपरा को भी पूरा यानी पूरी जगह दी, उसके भी जो बेस्ट एलिमेंट हैं, जो उसकी ताकत है, उसको भी जो है वो अपनी शायरी में प्रस्तुत करते हैं। और उसी अरेंजमेंट से अपने, जैसे एक शेर में वो कहते भी हैं कि खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो मतलब ये है कि जो शेरों का चुनाव है या शेरों में जो शब्दों का भी चुनाव उस तरह से या उनका अरेंजमेंट है, उसी से दरअसल वो फोर्स पैदा होती है जो बड़े शायर को, यानी शायर को बड़ा बनाती है। ऐसे गालिब तो खैर महानतम लोगों में से हैं। तो अब मैं एक आखिरी नुक्ते पे आता हूँ, ये है कि जो शायरी में जैसे लुत्फ़ पैदा होता था या जो एक चैलेंज भी वो अपने श्रोताओं को, अपने जो है काव्य प्रेमियों के लिए, पाठकों के लिए प्रस्तुत करते थे। तो जैसे अब उसमें मतलब बहुत गहरे अर्थ भले ही ना हो, लेकिन आपको कई अर्थ मिलेंगे। जैसे उर्दू में इसको हम लोग कहते हैं मानी आफरीनी। गालिब का एक मशहूर स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि भाई शायरी जो है वो काफिया पैमाई नहीं है, मानी आफरीनी, जिसको कि हिंदी में भी जिसको कि अर्थों की बहुलता कहते हैं। यानी एक जैसे बिहारी कहते हैं भाई गागर में सागर भर दिया, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर। तो ये चीज़ जो है कि शायरी को अर्थों से भरा हुआ होना चाहिए, उसको सिर्फ एक अर्थ में चुप नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसमें कुछ मज़ेदार अर्थ, मतलब ये नहीं कि हर जगह जो है आपको कोई बहुत गहरे दार्शनिक अर्थ ही मिलेंगे, लेकिन एक खिलवाड़ की तरह से। तो जैसे एक दो खिलवाड़ वाले भी शेर देख लीजिए। कहते हैं कि लेता न अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन, करता जो न मरता कोई दिन आहो फुगा और।
लेता न अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन, करता जो न मरता कोई दिन आहो फुगा हो। आहो फुगा कहते हैं आह फरियाद को, मतलब गहरी गहरी उस सांसें छोड़ना और आह करना, ये चीज़ें जो है, ये जो इश्क का एक सामान्य सा जो है वो मतलब कस्टम था, एक नियम था, तो उसमें ये था। अब इसमें आजकल क्या हुआ है कि अब आधुनिक में जैसे चीज़ों को कॉमा फुल स्टॉप लगा के और कई बार तो क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी ये सब लगा के उनको एकदम फिक्स कर दिया जाता है कर। जैसे आज का 20वीं शताब्दी का कोई कवि शायर अगर लिखता है तो अगर वो मान लीजिए खुद ही कॉमा फुल स्टॉप लगा रहा है तो अलग बात है, नहीं तो पुराने लोगों में इस तरह की जो है कोशिश हम लोग करनी नहीं चाहिए। अब जैसे इसमें आप देखिए पहला ही मिसरा है, लेता न अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन, करता जो न मरता कोई दिन आहो फुगा हो। पहले मिसरे में अगर आप इसको इस तरह से पढ़िए कि लेता न अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन, जाहिर है कि भाई अगर दिल दे देंगे तो फिर चैन का क्या सवाल है। तो लेता न कॉमा अगर दिल तुम्हें देता फिर कॉमा कोई दम चैन, एक इसका एक इंटरप्रिटेशन इस तरह का हो सकता है। दूसरा, लेता न अगर दिल तुम्हें देता कोई दम चैन, अगर दिल न ले लेता तो तुम्हें चैन तसल्ली भी दे सकता था, लेकिन मान लीजिए कि ये माशूक कह रहा है कि भाई अगर दिल ले लिया तो अब तो तुम्हें चैन मिल नहीं पाएगा। एक इसका एक तरीका ये भी हो गया, और इस तरह से बहुत सारे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग जैसा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे शेर हैं जिसमें कि कॉमा फुल स्टॉप लगा देने से वो बेजान हो जाते हैं, उनको जो है थोड़ा सा ऐसे ही खुला छोड़ देना। जैसे आप एक और शेर देख लीजिए, आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं। ये भी एक परंपरा रही है, माशूक जो है वो दर पे रहने को कहा और कह के कैसा फिर गया, जितने अरसे में मेरा लिपटा हुआ बिस्तर खुला। तो यहाँ तो फिर भी एक दिन रुका, कह रहा भाई अगले दिन के अब नहीं रखें, जाएंगे। आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और। अभी जो दूसरा मिसरा है इसमें आप कई मीनिंग आप पा सकते। माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और, मतलब जो आशिक है वो कह रहा है कि भाई तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मान रहा हूँ, लेकिन ये सब तरीका जो है हमेशा ठीक नहीं है, अब ये फिर किसी दिन बताना, ये आज ये सब चलेगा नहीं। माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और। अच्छा दूसरा देखिए, वो सरेंडर कर गया। माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और, कहा भाई मानता हूँ कि हमेशा ये संभव नहीं है कि कई दिनों तक जो है रुका जाए, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं, फिर कोई दिन और। तो लग रहा है काफ़ी वक्त हो गया, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो साहब ये जो है वो गालिब का एक शेर है कि वो बदखू और मेरी दास्ताने इश्क तुलानी। बदखू माने जिसका कि स्वभाव खराब हो, और माशूक का होता ही है, वो परिभाषा के तहत होता है, ये नहीं कि आदमी खराब होता है, लेकिन वो शायरी में उसको वही रोल मिला है, नाटक में वही उसको रोल मिला है, तो क्या करेगा। तो कहा कि वो बदखू और मेरी दास्ताने इश्क तुलानी, और मेरी जो दास्ताने इश्क है वो बहुत लंबी चौड़ी है, मुझे अपनी तकलीफ जो है वो कहीं और ही छोड़ नहीं है, उसको कितना सुनाऊं। और मसला ये है कि कासिद को जो है भेज रहा है बताने के लिए कि साहब जाके बता के आइए, तो सिचुएशन है। तो कहता है कि वो बदखू और मेरी दास्ताने इश्क तुलानी, इबारत मुख्तसर, कासिद भी घबरा जाए है मुझसे। कासिद कहता है भाई कम करो, थोड़ा लिमिट में रहो। तो मैं अब फिर हम लोग इस पर बातचीत करते रहेंगे। आप लोगों ने बहुत गौर से सुना है, और आफाकी साहब, मुशर्रफ साहब को क्या कहूँ,
इन लोगों ने जो है गालिब का ही एक शेर याद आता है कि मुझको पूछा तो कुछ गज़ब न हुआ, मैं गरीब और तू गरीब नवाज। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अभी आपने प्रोफेसर कृष्ण मोहन से चर्चा की आपने गालिब के हवाले से बहुत पुरमख्त गुफ्तगू सुनी और हमने ये जाना कि गालिब के कला